नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है वर्षा ऋतु यानी बरसात के मौसम में पशुओं का रखरखाव, पोषण एवं उनका प्रबंधन। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मधुर गुप्ता, जो कि सुन्नी में बतौर पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। तो डॉक्टर मधुर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद प्रकृति जी। तो डॉक्टर मधुर गुप्ता, देखिए जैसे आजकल बरसातें तो लगभग शुरू हो ही गई हैं जी। तो बरसात के मौसम में खासकर अगर हम बात करें तो पशुओं के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकृति जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 जून से 15 सितंबर का जो समय होता है जी, इसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है वातावरण का तापमान ऑलरेडी अधिक होता है जी, सर्दियों के मुकाबले ज़्यादा होता है जी। और तापमान अधिक होने के साथ साथ वातावरण में आर्द्रता, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है जी। तो ये जब दोनों कम्बिनेशन एक साथ मिलते हैं, अधिक तापमान और ह्यूमिडिटी, तो ये दोनों मिलकर जो पशुओं का स्वास्थ्य है उस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पे ये सबसे पहले जो पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, या आप यूँ कह लीजिए डिजीज रेजिस्टेंस, उसको कम कर देती है। उसको कम कर देगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारे दुधारू पशु हैं वो अनेक रोगों की चपेट में अपने आप आ जाएंगे जी। क्योंकि बरसात का मौसम अपने आप में बहुत सारे रोगों को साथ लेके चलता है जी। दूसरा जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि बरसात के मौसम में अधिकतर पशुओं का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाउन फील करता है। मतलब उनको बदहजमी, अफारा, दस्त, इस तरह की समस्याएं बड़ा परेशान करती हैं जी। तीसरी बात होती है कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे बरसात का मौसम आता है तो हमारी जो घास होती है, हरी घास, वो एकदम ब्लूमिंग स्टेज पे होती है, बहुत ज़्यादा हरी हो जाती है, और उसमें भी जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो जिस वजह से पशुओं को वो घास खाने में, जब उनको चारे के रूप में वो खाते हैं तो उसमें वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से चारे से जो है गैस बहुत बनती है, उससे अफारा और अपाच जैसी कई समस्याएं पशुओं को तंग करती हैं जी। तो वर्षा ऋतु का मौसम, सच बात है कि ये पशुओं के लिए एक समस्या लेके आता है जी। तो आपके कहने का मतलब यही है कि बरसात के मौसम में जो पशुओं को रोग होते हैं, विकृतियां, बीमारियां कह लीजिए, ये बरसात के मौसम में ही होती हैं। हम एग्जैक्टली ये तो नहीं कह सकते कि पशुओं के जो रोग हैं, विकृतियां हैं या बीमारियां हैं, ये स्पेशली बरसात के मौसम में ही होंगी। अगर आप अपने पशुओं का अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, आप पशु चिकित्सक के संपर्क में नहीं है, आप पशु स्वास्थ्य की जांच ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं रूटीन में, तो विकृतियां, बीमारियां तो रूटीन लाइफ में बाकी सीजनों में भी चलती हैं। लेकिन होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से या डिजीज रेजिस्टेंस कम होने की वजह से बरसात के मौसम में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। जो बीमारी होने का खतरा है वो ज़्यादा हो जाएगा। बीमारियां तो रूटीन में चलती हैं अगर हम परहेज और इलाज नहीं कर रहे हैं, पर बरसात के मौसम में ग्राफ थोड़ा और बढ़ जाता है जी। मतलब आप किसानों से यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ बरसातों ही में ही ध्यान नहीं देना चाहिए पशुओं के रखरखाव, हमेशा देना चाहिए। हर साल, मतलब पूरे साल भर पशुओं के रखरखाव की तरफ ध्यान देना चाहिए और एक पशु चिकित्सक के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए जी। बिल्कुल जी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अक्सर बरसात के ही समय पर पशुओं को पीड़ित करती हैं? जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के पशुपालकों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस बरसात के मौसम में ही पशुओं को तंग करती है, पशु पीड़ित होते हैं जी। अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले एक बीमारी आती है जिसे गलघोटू कहते हैं अपनी देसी भाषा में या लेमन लैंग्वेज में, और साइंटिफिकली इसको जो है हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जिसको कीटाणु बोलते हैं, उसके द्वारा ये रोग पशुओं में होता है। और ख़ासकर ये हमारी जो गाय भैंसें, गर्म इलाके हमारे, और ख़ासकर वो एरिया जो वाटर डैम्प्ड एरिया हैं या उनके आसपास बड़े वाटर रिजर्वायर हैं, जैसे कि डैम के आसपास के एरिया, नंगल हो गया, अगर ऊना एरिया हो गया, नालागढ़ के एरिया हो गया, बद्दी का एरिया हो गया, तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में ये गलघोटू बीमारी हमारी गाय भैंसों को बहुत परेशान करता है जी। और जैसा पहाड़ी क्षेत्र हैं, हाँ, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे ठियोग हो गया या किन्नौर हो गया, यहाँ पे इस तरह की समस्या नहीं रहती क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में ही परेशान करता है जी। तो इसमें क्या होता है कि जो पशु है उसका गला घुटना लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसका गला घूंट रहा है, उसका दम घूंट रहा है, इसीलिए सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, और साथ ही साथ गले में दर्द भी होगी और ज्वर काफी तेज आ जाएगा, बुखार 104-5 डिग्री तक आ जाएगा, इसलिए इसे गलघोटू कहते हैं। तो अगर हमारे पशुपालक अपना ध्यान दें और जून के महीने में ही पशुपालन विभाग जो है इसकी मुफ्त में टीकाकरण करता है,
तो अगर आप जून के महीने में इसका टीकाकरण करवा लें तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं जी। दूसरी बीमारी होती है जिसको लंगड़ा बुखार कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज होती है और 3 दिन का इसमें अचानक से तेज ज्वर आता है और पशु का शरीर टूट जाता है और वो लंगड़ा चलने लगता है, लंगड़ा महसूस करता है। ये एक वायरल डिजीज होती है और 3 दिन में खुद ठीक हो जाती है, पर अक्सर होती है बरसात में ही है। तो इसमें भी अगर आप पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसके लिए जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो ले लें तो आपको रिलीफ रहता है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो पशु चेचक एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो एक वायरल डिजीज है। जिस तरह से इंसानों में चेचक के धब्बे पड़ जाते हैं मुंह पे, चेहरे पे, उसी तरह से इसमें पशुओं का जो लेवटी जिसको बोलते हैं अडर, जो दूध देने की मांसपेशियां जो अडर है उसमें पूरे के पूरे चेचक के दाग पड़ जाते हैं और वो इरिटेट करती है, इचिंग होती है। तो इसके लिए भी पशु चिकित्सक की सलाह पे या हमारे वेटनरी फार्मेसी जो वेटनरी डिस्पेंसरी होती हैं उनकी सलाह पे इसको पोटाश के पानी से या किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करना पड़ता है और एप्रोप्रिएट सपोर्टिव थेरेपी जो होती है वो लेनी पड़ती है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो एक्टोपैरासाइट हैं, जो शरीर के बाहर हमारे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे टिक्स हो गई, लाइस हो गई, चिड़न, जुएं, ठीक है, ये जो बाहर चिपके रहते हैं इनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। तो ये अक्सर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो एंडोपैरासाइट है, पेट के अंदर के कीड़े हैं, चाहे राउंड वर्म है, चाहे टेप वर्म है, इनकी मात्रा भी बरसात के मौसम में ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके लिए भी अगर हम सही समय पे समाधान करें और पेट के कीड़ों की दवाई दें और एक्टोपैरासाइट यूज़ करें तो हमें निजात मिल जाती है। जी। तो देखिए, ये तो आपने बात की रोगों की, आपने हमें बताया कि किस किस तरह के अलग अलग तरह के रोग जो हैं पशुओं को परेशान करते हैं। तो इन रोगों के मतलब जैसे इन रोगों से बचने के लिए जो है वो हम किस तरह से अपने पशुओं पर विशेष ध्यान दें, क्या हम ऐसा करें कि हम उन्हें बचा सकें? जी, आपने अक्सर सुना होगा कि परहेज इलाज से बेहतर होता है। तो वही बात आ गई कि अगर हम बचाव पहले कर लेते हैं तो हमें एक तो रोग लगेगा नहीं, और रोग लगे तो वो उस जिसकी इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी से नहीं लगेगा। जैसे वैक्सीनेशन होती है, कोविड की वैक्सीनेशन हो रही है तो रिलीफ मिल रहा है पेशेंट्स को, आगे इम्यूनिटी। वैसे ही जैसे हमारा गलघोटू बीमारी मैंने बताई, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, इसकी जून महीने में अगर हम वैक्सीनेशन करवा लें तो हम बचाव कर सकते हैं। उसी तरह से जुलाई के महीने में जो मुंह पका खुर पका रोग होता है जिसको फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, जो पशुओं के मुंह में और उनके खुरों में अपने लीजन्स क्रिएट कर देती है, दिक्कत करती है, तो इससे बचाव किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम पशुओं को बरसात के मौसम से ठीक पहले डीवर्मिंग कर लें, पेट के कीड़ों की दवाई दे दें, तो जो पेट के अंदर कीड़ों की जो पनपने थे बरसात में उससे भी राहत मिलेगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से और समय पे टीकाकरण और समय पे दवाइयाँ देने से जो है हम आने वाली बरसात में जो रोग लगने हैं या जिन रोगों का ज़्यादा बोलबाला रहता है उनसे बचाव कर सकते हैं। जी, यहाँ एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ये देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं अपने गाय भैंसों की तरफ, तो जिस तरह से आपने बताया कि किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या और भी पशु जैसे पाले होते हैं, जैसे कुत्ता है और भी तरह के, जैसे खरगोश है, इस तरह के पशु पाले होते हैं, तो क्या उनका भी पोषण, उनका रखरखाव, उनको भी ज़रूरत है इस तरह के रखरखाव की? जी बिल्कुल। बात आप इंसानों की करें, दुधारू पशुओं की करें या पशुओं की किसी और प्रजाति की करें, बात सबके लिए प्रिंसिपल एक ही लगता है कि बरसात के मौसम में हमेशा टेम्परेचर हाई होगा और उसमें ह्यूमिडिटी बहुत होगी, तो वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डाउन करेगा ही करेगा, चाहे इंसान है, चाहे दुधारू पशु हैं, चाहे खरगोश, कुत्ता, बिल्ली और जानवर हैं। तो ध्यान हमें उनका पूरा रखना पड़ता है। उनका भी जो खान पान है उसकी बैलेंस्ड फीडिंग होनी चाहिए। दुधारू पशुओं के अलावा अगर हम कुत्ते की बात करें, उसकी फीडिंग की बात करें या खरगोश की फीडिंग की बात करें, तो ये पूरी चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। और खासकर आप जैसे खरगोश को भी हरी घास खिलाते हैं तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बड़ा हाई तो नहीं है। अगर ऐसा लगे तो उसको कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए धूप में सुखाने के बाद आप दे सकते हैं। जी, तो जैसे आपने गाय भैंसों के बारे में बताया था कि अगर वो इस तरह का घास खा लेंगे, ताज़ी हरी घास खाएंगे, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि उनको इससे गैस्ट्रिक हो जाए और वो बढ़ जाए काफ़ी ज़्यादा हद तक, और उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है पशुओं के लिए।
जी, तो ऐसा ना सिर्फ गाय भैंसों के लिए है, मतलब सभी तरह के पशुओं के लिए ये हाँ, सब अब जैसे आप डॉग फीडिंग की बात करें, आप डॉग्स को नॉनवेज देते हैं, मीट देते हैं, तो बरसात के मौसम में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका मीट है, मांस है, वो सड़ा गला तो नहीं है। अगर वो 2-3 दिन पुराना होगा तो बरसात के मौसम में वो प्यूट्रीफाई हो जाएगा। दिखती सी बात है कि वो सड़न या गलन की वजह से उस डॉग के या बीच के हेल्थ पे बड़ा बुरा असर डालेगा। तो ये प्रिंसिपल सभी पे अप्लाई होता है, क्योंकि बरसात का मौसम जो है ये अच्छा मौसम नहीं माना जाता है, बीमारियों के लिए बड़ा ससेप्टेबल मौसम माना जाता है। जी, तो हम वापस आते हैं अपनी कृषि पर। तो देखिए, जो पशु हैं, गाय भैंसें बैल वगैरह जो भी ये पशु होते हैं, जो कृषकों के लिए, पशुपालकों के लिए, जो उनको पालते हैं उनके लिए जो काम आते हैं, उनके काम आते हैं, तो ये जब जैसे घास खाते हैं तो क्या कोई मतलब ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो घास के साथ किसी कीड़े को खा लें और उनके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़े? जी, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है और बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अक्सर देखते होंगे जो घोंघी होते हैं, स्नेल्स होती हैं, वो बरसात के मौसम में ही निकलती हैं और ऑटोमेटिक सी बात है, जब वो खेतों में निकलती हैं तो वो घास में छिप जाती हैं। ऐसे में अगर हम पशु के लिए घास काट के लाए और हमने ध्यान नहीं दिया, उस घास की सफाई नहीं की, उसको सीधे काट के लाए और सीधे खिला दिया बिना देखे, तो वो घोंघे जो हैं पशु खा सकता है। इसके अलावा बहुत बार बिच्छू या कीट पतंगे, मकड़ियाँ, इस तरह के कीटाणु या और तरह के जो है परजीवी उनमें फंसे रहते हैं घास में, तो वो भी पशु खा सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा लीच होती है, जिसको स्नेल्स बोलते हैं, या अपनी जो लीच जैसे वो नाक में भी चली जाती है, तो ये भी हमने देखा है कि वो कुछ चिपकी रहती है। हाँ, और खेत में सपोज करो कोई डैम्प एरिया है, पहाड़ी एरिया है जहाँ पे पानी है, वाटर लॉगिंग है, तो वहाँ पे ये चिपकी रहेगी और घास में छिपी रहेगी। तो अगर आपने बिना ध्यान दिए वही घास काट के पशु के सामने डाल दिया और पशु ने सीधे खा लिया, तो ये नाक में पशु के एंटर कर सकती है और नाक में अंदर अपना डेरा जमाए रखती है और वहाँ पे बैठ के पशु का खून चूसती रहती है। बड़े समय तक हमें पता नहीं चलता, बड़े समय बाद जब पशु के नाक से ब्लीडिंग होती है या उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, वो कमज़ोर फील होता है, तो हमें पता चलता है, इस तरह के सिम्टम आते हैं कि कई बार वो लटकती है बाहर, तो हमें पता चलता है कि इसके नाक में लीच फंसी है। ये समस्याएं रहती हैं। जी, देखिए, ये तो चलिए जो कृषक है, पशुपालक है, वो ध्यान रख लेगा कि वो घास को साफ करके पशु को दे। जैसे पशु चरने भी तो जाते हैं, खेतों में चरने चले जाते हैं, तो अगर मान लीजिए वो कोई ऐसा कीड़ा खा ले, तो मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ऐसी स्थिति में 2 चीज़ें होती हैं। पशु को आपने चरने भेजा है, एक स्थिति तो हो सकती है कि उसने घास के साथ कोई कीड़ा खा लिया, उसमें क्या है, उसको एकदम एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है, उसकी जीभ सूज सकती है, मुंह से झाग निकल सकती है, वो हड़बड़ा सकता है, कांप सकता है। तो ऐसे में पशु मालिक का फर्ज बनता है कि इस तरह का कोई भी सिम्टम नजर आए तो तुरंत पशु चिकित्सक को संपर्क करें। एट द अर्लियर जितना फर्स्ट एड जितनी जल्दी मिल सके उतना ही फायदा है। ये पशुपालक को देखना होता है कि किस तरह के लक्षण उन्होंने नोट किए हैं। दूसरी बात होती है कि पशु ने मुंह से तो कोई चीज़ नहीं खाई, लेकिन पशु किसी कीड़े जैसे सांप बिच्छू की चपेट में आ गया, क्योंकि बरसात में ये भी छिपे रहते हैं घास में, तो बहुत सारी स्नेक बाइट के केसेस बरसात में देखने को मिलते हैं। पशु की जीभ पे सांप काट लेता है या पाँव में काट लेता है, तो उसमें भी एकदम झाग निकल जाती है, जीभ नीली होती है, पशु का शरीर नीला पड़ जाता है और पशु सांस लेने में दिक्कत करता है। तो आप एकदम नहीं जज कर पाते कि पशु ने कीड़ा खाया है या पशु को किसी कीड़े ने खाया है। क्योंकि पशु तो बोल नहीं पाएगा, और आप इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हाँ, कई बार होता है कि आप कोई निशान देख लें या सांप को देख लें तो आपको पता चल जाता है, या किसी कीड़े को खाते हुए देख लें तो चला जाता है। अदरवाइज आपको सिम्टम्स को देखते हुए एकदम पशु चिकित्सक से संपर्क करना होता है। फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशन से, एग्जामिनेशन से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या है, फिर उसके लिए जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एंटीडोट है, उसकी तरफ हम आगे अग्रसर होते हैं। कहने का आपका तात्पर्य ये है कि अगर जो कृषक है या पशुपालक है, अगर ध्यान नहीं दिया या समय रहते उसको वेटेनरी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, तो पशु की जान भी जाती है और बहुत बार चली भी जाती है। जी। तो देखिए, बरसातों में अगर पशुओं के पोषण की बात करें तो हमें किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से हम पशु का पोषण कर सकें? जी, अगर हम पोषण की बात करें तो हमें बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, संतुलित आहार, उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। हमारे जो गांव होते हैं, इसमें जो हमारे पशुपालक हैं, उनको अक्सर भ्रम रहता है कि बरसात के मौसम में गर्मी बहुत है,
वो क्या करते हैं, गर्मी की वजह से फीड को या हमारा जो मिनरल मिक्सचर होता है जिसको हम टॉनिक बोलते हैं, पाउडर, खनिज मिश्रण, उसको देना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम फीड पशु को देते रहेंगे और खनिज मिश्रण देते रहेंगे तो इससे पशु को और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए वो इन चीज़ों को कट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें टोटली संतुलित आहार पे ही अपना ध्यान रखना है और पशु को जो कंसंट्रेट फीड है और जो पौष्टिक चारे हैं वो देते रहना है। और साथ में जो पानी की मात्रा है 20-25-30 लीटर जो पशु के साइज और उसकी मिल्क कैपेसिटी के हिसाब से होता है वो उसको देते रहना है। और कभी भी इस तरह की धारणाएं नहीं रखनी है कि गर्मी के मौसम में पशु की फीड बंद करनी है या मिनरल मिक्सचर बंद करना है। ये हमेशा पशु के डिलीवरी टाइम तक चलता रहता है। तो ये पौष्टिक जो आहार है और पोषण जो मतलब संतुलित आहार है, इसके ऊपर बरसात के मौसम में हमेशा फोकस रखना है ताकि जो पशु की इम्यूनिटी है या जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो कम ना पड़े। जी, तो डॉक्टर साहब अब तक की बातचीत में हमने ये जाना कि इलाज से परहेज़ बेहतर है। जी। तो जैसे आपने बताया भी था कि पहले अगर बरसात शुरू होने से पहले जून का महीना आपने बताया था कि इसमें अगर कुछ टीके हैं जो लग जाएं, का टीका लगता है। जी, टीके लग जाएं तो आगे चल के पशुओं को जो ये बीमारियां परेशान नहीं करेंगी। तो क्या कुछ ऐसे सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि जो पशुपालक है उसको ये पता चले कि हमारे पशुओं को सुरक्षित करने के लिए सरकार कोई कार्यक्रम चला रही है? जी, पशुपालन विभाग जो हमारा ये समय समय पे जगह जगह कैंप्स लगाता है। हमारे कैंप्स होते हैं, ट्रीटमेंट कैंप्स भी होते हैं, एक्सटेंशन कैंप्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे जो है जैसे आज प्रोग्राम हो रहा है कृषि दर्शन के माध्यम से भी हम पशुपालकों को बता रहे हैं। ये कहता बहुत अच्छा माध्यम है। और पशुपालन विभाग जो है घर द्वार जाके पशुओं के निःशुल्क टीकाकरण करता है। जैसे हमने गलघोटू की बात की तो ये निःशुल्क होता है। जो खुरान रोग है, मुंह पका खुर पका रोग, FMD जिसको बोलते हैं, निःशुल्क टीकाकरण होता है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता से भी आह्वान करना चाहेंगे कि वो इस पशुपालन विभाग के जो कार्यक्रम है इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कभी अपने पशुओं को टीकाकरण करवाने से चूकें ना। कई लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि अगर हम पशु को टीकाकरण करवाएंगे बीमारी के अगेंस्ट तो पशु दूध देना कम कर देगा, या कई लोग बोलते हैं मेरा पशु तो बिल्कुल ठीक है, मैं विभाग के इस टीकाकरण में क्यों पार्टिसिपेट करूं। तो ऐसा नहीं करना है। जो विभाग के टीकाकरण अभियान है इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी कोऑपरेशन करनी है। जी, तो अभी तो हमने बड़े बड़े पशुओं की बात कर ली, तो जो जैसे छोटे बच्चे या बछड़े या बछड़ियाँ होती हैं उनके पोषण पर किस तरह से एक पशुपालक को ध्यान देना चाहिए? जी, देखिए जैसे बरसात का मौसम हुआ है, अब किसी पशु की ऑलरेडी इंसेमिनेशन हो चुकी है और उसकी डिलीवरी बरसात के मौसम में हो रही है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से सांस लेने में वैसे दिक्कत रहती है। तो जब बछड़ा बछड़ी पैदा होते हैं तो हमेशा उनके नाक में म्यूकस फंसा रहता है। इंसानों में भी ऐसा ही होता है। और ये स्थिति जब नॉर्मल होगी किसी और सीजन में होगी तो उतना परेशान नहीं करेगी, लेकिन जब बात बरसात की है तो ये स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है। इसलिए पशुपालकों का हमेशा फर्ज बनता है कि जब भी बछड़ा या बछड़ी का जन्म होता है तो एकदम तुरंत एक साफ तौलिया लेके उस बछड़े या बछड़ी के नाक से उस म्यूकस को निकाल दिया जाए ताकि वो सांस ले सके। हाँ, और आपने फीडिंग की बात पूछी तो सबसे पहले जो है बछड़ा या बछड़ी को अपना जो कोलेस्ट्रम फीडिंग है, जो माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है जिसको काल भी कहते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में, देसी भाषा में कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं, उसकी फीडिंग करवानी चाहिए। वो 1/10 ऑफ द बॉडी वेट पशु को दिया जाता है दिन के 2 या 3 हिस्सों में। इससे ज़्यादा भी नहीं देना होता है, पर देना जरूर होता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पशु को आगे जाके बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। जब वो कल को बछड़ा या बछड़ी आगे जाके गाय या बैल बनेगा तो बहुत स्वस्थ होगा जिसने कोलेस्ट्रॉम फीडिंग की होगी, अपने माँ का वो पहला गाढ़ा दूध पिया होगा। जी, देखिए जैसे अभी हम आपसे जान रहे थे कि सरकार ने कोई कार्यक्रम चलाए हैं जागरूक करने के लिए पशुपालकों को, तो जैसे हमने और भी कार्यक्रम किए हैं इसी स्टूडियो में कृषि दर्शन के, तो पशु सखियां भी हैं जो आई हैं यहाँ पर। तो पशु सखी से आपको किस तरह की मदद मिलती है पशुओं के रखरखाव में, और एज अ डॉक्टर आपको किस तरह की सहूलियतें हैं पशु सखियों से? जी, अब आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और ये प्रदेश सरकार ने और जो विभाग ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। असल में पशु सखियों को जो है ब्लॉक के माध्यम से उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को एंगेज किया जाता है। तो अभी मैं आपको बात बताऊँ, मैं 2 दिन पहले ये ट्रेनिंग दे के आया हूँ और इससे पहले हमने सर्दियों में दी थी सुन्नी में, बसंतपुर ब्लॉक में, जिसमें हम 3 दिन हम थ्योरी ट्रेनिंग करवाते हैं और 1 दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं
जो उनको मतलब फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू में, सपोज करो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो हमारा फार्मासिस्ट फील्ड में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है, तो उनको असिस्ट करने के लिए वो किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन में मदद कर सकते हैं, तो उनको हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली डीप नहीं लेके जाते। जो बेसिक चीज़ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट होने वाली, और वो भी असिस्ट करने के लिए कि वो हमारे पशुपालन विभाग के स्टाफ को किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं, एक्सटेंशन में भी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में भी, और कोई माइनर ट्रीटमेंट है उसमें भी हमारे ट्रेंड फार्मासिस्ट को असिस्टेंस के लिए किस तरह से कर सकते हैं। और सरकार ने एक बहुत अच्छा भी निर्णय लिया है कि जो पशु सखियाँ हैं उनको कृषि की ट्रेनिंग भी दी जा रही है साथ साथ, और जो कृषि सखियाँ हैं उनको पशुपालन की भी दी जा रही है, क्योंकि कृषि सखी और पशु सखी दोनों को फील्ड में इकट्ठे जाना होता है और एक जैसा काम करना होता है। तो सरकार ने इस तरह से उनको प्लान किया है कि अगर दोनों फील्ड्स में ट्रेंड होंगी तो बहुत अच्छे से जो है सरकारी स्कीमों को आगे पब्लिक तक पहुंचाने में, एक्सटेंशन को आगे करने में और ट्रीटमेंट में पशुपालन विभाग की मदद करने में बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकती हैं। जी देखिए, हम बहुत बार सुनते हैं कि अब जो गर्भाधान होता है पशुओं का वो वेटनरी हॉस्पिटल्स में होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें मतलब किस तरह की सेफ्टीज़ होती हैं और यही सही होता है या फिर नेचुरल तरीके से हो तो सही होता है? प्रकृति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का समय है वैज्ञानिक समय है जी। अब आज नेचुरल इंसेमिनेशन पे अब हम नहीं जाते हैं, अब विभाग जो है पूरी तरह से कृत्रिम गर्भाधान की तरफ जाता है और बड़े समय से जा रहा है, और जो डिपार्टमेंट की ब्रीडिंग पॉलिसीज होती हैं उसके तहत ही कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। जो पशु हमारे चिकित्सालयों में आ रहे हैं या वेटनरी डिस्पेंसरीज में आ रहे हैं, औषधालयों में आ रहे हैं, उनको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनका गर्भाधान किया जाता है। और अपना हमारा जो पशु चिकित्सक है या फार्मेसी स्टाफ है वो पशु की हीट के स्टेटस देख के, उसके पूरा जेनेरेलिया का हेल्थ कंडीशन देख के उसके बाद ही निर्णय करते हैं कि किस समय गर्भाधान करना है, और पूरे वैज्ञानिक तरीके से वो किया जाता है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हिमाचल का जिस तरह से नेचुरल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें हर पशु को हमेशा हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में लाना पॉसिबल नहीं होता है कई बार, तो हमें घर द्वार जाके भी ये काम करना पड़ता है। तो जब हम घर द्वार जाके ये काम करते हैं तो वहाँ भी हम जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उसके लिए विभाग ने हमें मिनी वंडर गैस सिलेंडर्स होते हैं, उसमें एआई स्ट्रॉज को हम लेके जाते हैं और वहाँ पे भी उसी वैज्ञानिक तरीके से जो उसकी थॉइंग होनी है या उस टीके को किस तरह से प्रोसेस करके इंसेमिनेशन के लिए इस्तेमाल करना है वो पूरा ध्यान और पूरी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। और जो हमारा प्राकृतिक गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान है जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, इसी के ऊपर जो है फोकस है और इसी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बीमारियों के आदान प्रदान को भी रोकता है और नस्ल सुधार में भी ये काम करता है। तो हर तरह से सुरक्षित और वैज्ञानिक माना जाता है जी। और इसमें जो सुरक्षात्मक नज़रिए से देखा जाए तो कितना सुरक्षित है? सुरक्षात्मक नज़रिए से देखा जाए तो हम इसको 100% सुरक्षित ही कहेंगे, अनटिल अनलेस आपसे कोई ब्लंडर नहीं हुआ है या कोई गलती नहीं हुई है तो इसमें किसी भी तरह का, क्योंकि जो हमारे टीके होते हैं ये बाकायदा प्रयोगशालाओं में बन के आते हैं, इनकी पूरी अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से टेस्टिंग की जाती है, हर तरह से ये डिजीज़ फ्री होते हैं, किसी तरह की बीमारी इनमें ट्रांसमिट होने की कोई संभावना नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंट जो है हम बाकायदा उसको स्टराइल करते हैं यूज़ करने से पहले, और जो हमारा इंसेमिनेटर है वो बाकायदा ग्लव्स पहन के अपना ये काम करता है गर्भाधान का। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम पूरे वैज्ञानिक जो हमारा दृष्टिकोण है उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी तरह से कोई गलती चूक ना करें, तो हम इसको 100% जो है सुरक्षित मान के चलते हैं। जी। तो डॉक्टर मधुर गुप्ता, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और अगले हफ्ते या फिर जब ये कार्यक्रम दोबारा होगा तब आपसे एक नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे और एक नए एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।